नमस्कार, मेरा नाम है यशोवर्धन और आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है ईरान से जुड़ा हुआ। ईरान में अगर हम देखें तो 28 दिसंबर पे वहाँ पे महंगाई को लेकर के जन आंदोलन शुरू होता है और वो प्रोटेस्ट अब लगभग ईरान के 500 से ज़्यादा शहरों में फैल चुका है और ईरान के 31 स्टेट्स में ये फैल चुका है। ईरान की मुद्रा का बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो चुका है। कुल मिलाकर के ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। ऐसे में जब लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ईरान बहुत ही सख्ती के साथ इन प्रोटेस्ट को दबा रहा है, तो यहाँ पर फिर इन प्रोटेस्टर्स के समर्थन में खड़े हो जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ साफ साफ कहते हैं, प्रोटेस्टर्स को बोलते हैं कि आप प्रदर्शन जारी रखिए, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लीजिए, मदद रास्ते में है। कुल मिलाकर के ईरान में तख्ता पलट की जो भूमिका है वो पूरी तरह से बन चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ साफ साफ कहते हैं कि वे मदद भेज रहे हैं। इट मीन्स वे सैनिक हस्तक्षेप करेंगे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में। और आज है 15 जनवरी 2026। आज के ही दिन ईरान में एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सज़ा दी जा रही है। सोचने वाली बात है कि देश में अगर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, कोई विरोध प्रदर्शन करता है, तो कुल मिलाकर के क्या फांसी देना सही विकल्प होगा? ये जानने वाली बात है। लेकिन क्योंकि ईरान में एक जिद्दी सरकार है, ऐसे में वो जनता की आवाज़ को दबाने के लिए बहुत ही कठोर तरीके अपना रही है। वो यहाँ में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये ईरान के विरुद्ध भी जा रहा है। क्या है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर देखें तो ये देखिए साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनका है, उनका खुद की कंपनी का है, ट्रुथ सोशल पर ईरान में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को कहा है कि वे सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें। और उन्होंने लिखा है कि आप देशभक्त हैं, आप प्रदर्शन करना अपना जारी रखें, जितनी भी सरकारी संस्थाएं आप उनको अपने कब्जे में ले लीजिए। तन अगली कड़ी में अगर हम यहाँ देखें, ट्रंप साफ साफ कहते हैं कि आप प्रदर्शन जारी रखें और मैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आपके लिए मदद भेज रहा है जो कि रास्ते में है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वे कहते हैं ईरान की सरकार जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पे अत्याचार कर रही है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत को उन्होंने रद्द कर दिया है और वे जब तक कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं होती तब तक इस बातचीत को वे बंद ही रखेंगे, बातचीत को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ अगर हम बात करें, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि लगातार यहाँ के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक ब्रिटिश वेबसाइट है ईरान इंटरनेशनल। ईरान इंटरनेशनल ने एक दावा किया है कि ईरान में जिस तरह के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पिछले 17 दिनों में उनका कहना है यहाँ पर लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। एक बड़ी संख्या है। सोचने वाली बात है कि 28 दिसंबर से आज 15 जनवरी तक के दौरान यहाँ 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो एक और जो दूसरी समाचार एजेंसी है रॉयटर्स न्यूज़, उसने ईरानी अधिकारियों के हवाले से सरकारी तौर पर बताते कि लगभग 2,000 लोगों की हत्या की बात को ईरान की सरकार भी स्वीकार करती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये तय है कि वहाँ पर ये तय हो चुका है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें कठोरता से उनका दमन किया जा रहा है। अब यहाँ कुछ चीज़ें और देखने वाली हैं कि ये हत्याएं आखिर हो क्यों रही हैं, करवा कौन रहा है। ज़्यादातर हत्याओं के बारे में पता चला है कि हत्याएं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्सेस कर रही हैं और इनका कंट्रोल अगर किसी के पास है तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी, सीधे सीधे खमेनी का नाम आ रहा है इन हत्याओं के पीछे। और ख़ास तौर से 8 और 9 जनवरी की रात में ज़्यादातर हत्याएं हुई। ये जितने भी लोगों की हत्याएं हुई हैं, रिपोर्ट्स में ये भी पता चलता है ये 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं। इतनी सारे यूथ्स हैं जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और सत्ता में वे चाहते हैं बदलाव। वे अभी ये नहीं कह रहे कि अमेरिका यहाँ आ जाए और सत्ता वो संभाल ले, वे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वे बस ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह का डिक्टेटर की तरह ईरान में सत्ता चलाई जा रही है उसे वे हटाना चाहते हैं। वे ईरान का विरोध नहीं कर रहे, वे ईरान की डिक्टेटरशिप वाली सरकार का विरोध कर रहे हैं।
तो ये देखने वाली बात है। और ऐसे में मौके पे चौका मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं पूरी तरीके से, और उन्होंने कहा कि अमेरिका सेना एकदम तैयार है। अमेरिकी सेना को उन्होंने तैयार होने के अलर्ट जारी कर दिए हैं कि बिल्कुल आदेश मिलते ही तुरंत वे एक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, इसे समझिएगा आखिर क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई अफवाह उड़ाना मकसद नहीं है। ये अमेरिका की सरकार के कदमों से ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका वहाँ पर कभी भी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, क्योंकि इसके पहले भी अगर हम देखें कुछ समय पहले ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर B-2 बॉम्बर से वो बॉम्बिंग कर चुका है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, अमेरिका ने अपने नागरिकों को जो ईरान में कारोबार के सिलसिले में किसी भी कारण से, उन सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि देखिए वहाँ पर आप मदद की उम्मीद ना करें, क्योंकि ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास नहीं है। तो वहाँ पर वर्चुअली जो दूतावास बनाया गया अमेरिका का, उससे साफ साफ कहा जा रहा है, ये देखिए वर्चुअल यूएस एम्बेसी की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया कि देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अमेरिकियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ देना चाहिए। सरकार हर किसी को बचाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए अपने साधनों से अभी निकल जाएं। तो यूँ मान के चलिए 2-3 दिन में कभी भी वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हो सकती, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है। उस अनुभव के आधार पर मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ। अब देखिए, अगर ईरान से बात करें तो लगभग 1979 में जब ईरान में क्रांति होती है और अमेरिकी दूतावास पर जब कब्जा कर लिया तो कुल मिलाकर 1980 के पश्चात से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई राजनयिक संबंध नहीं है, वहाँ पे दूतावास नहीं कोई फिजिकली। ऐसे में अमेरिका ने वर्चुअल यूएस एम्बेसी बनाई है, उसके द्वारा ही वो अपने नागरिकों को वहाँ पर मदद की कोशिश कर रहा है। इन सारे घटनाक्रम के बीच में ईरान भी जबरदस्त तरीके से प्रतिरोध कर रहा है, और ना केवल वो विरोध प्रदर्शनों को कुचल रहा है निर्ममता से, बल्कि उसने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका किसी भी तरह का प्रदर्शनकारियों को समर्थन के नाम पर ईरान पर अगर हमला करता है तो ना केवल अमेरिकी बेस सैनिकों बल्कि इजराइल को भी निशाना बनाया जाएगा। और ये बात बहुत खुल करके ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालीवाफ कहते हैं। देखिए वे क्या कहते हैं, अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे, और ये सभी जानते हैं कि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों से मार करने की क्षमता ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि बिल्कुल वो अटैक जरूर करेगा। अब देखिए, और ये सारी बातें कहाँ कह रहे हैं, वे सारी बातें, ये बयान उन्होंने संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया है, जहां पर नारे लगाए जा रहे थे डेथ टू अमेरिका। कुल मिलाकर के माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं। देखिए वे क्या कहते हैं, गालीवाफ ने ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की। वे कहते हैं उन्होंने हालात को बहुत मजबूती से कंट्रोल करके रखा हुआ। कुल मिलाकर के प्रदर्शनों को कठोरता से, निर्ममता से जो दमन कर रहे हैं, इसका समर्थन करते हैं, और साफ साफ कहते हैं कि अगर इस तरह से कोई भी करेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने एक बयान और यहाँ पे जारी किया। देखिए अमेरिका ने क्या कहा, इस चीज़ को समझिएगा कि वे क्या कह रहे हैं। राइट, अब देखिए वे कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से वहाँ पे, देखिए वे क्या कहते हैं, जिन लोगों ने भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर अत्याचार किया है, जो उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनके नाम नोट कर लो, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक्शन के मोड में दिखते हैं, प्रदर्शनकारियों को पूरा उन्होंने समर्थन दे दिया है। ऐसे में स्थितियां काफ़ी बिगड़ गई हैं। तो हम देख रहे हैं वहाँ के स्पीकर भी लगातार किस तरह से बयान दे रहे हैं। यहाँ हमें कुछ चीज़ें और जाननी होंगी कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो तनाव है, ये क्या आज का है? क्या आज ही अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया? तो नहीं, ये बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1979 में जब ईरान में पहलव जो शासन था, रज़ा पहलवी की सरकार को हटा करके ईरान में अयातुल्लाह अल खमीनी के नेतृत्व में एक नई रिजीम बैठती, एक तरह से रिजीम चेंज हो जाती है और एक इस्लामिक क्रांति हो जाती है ईरान में, और तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया जाता है और वहाँ पर 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया जाता है और
तब से लगातार अमेरिका और ईरान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए। पूर्व में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे अहमदीनेजाद, उन्होंने मेन रोल प्ले किया था अमेरिकी दूतावास को कब्जे में लेने का, तो उनके ऊपर तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन जब पुराने समय में अगर हम बात करें पूर्व राष्ट्रपतियों के दौरान, उनको काफ़ी ढील दी गई, वे अमेरिका भी गए और जिस तरह के परमाणु प्रतिबंधों की इनके लिए बात की जाती तो उस पर काफ़ी हद तक वे राजी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद ईरान छुप करके यूरेनियम का इनरिचमेंट लगातार करता रहा है। तो उन मुद्दों के कारण यहाँ पे प्रतिबंध लगातार बढ़ते गए। तो चलिए उस टाइमलाइन को देखते हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहले देखें तो 1979 में ईरान में जो अमेरिका में ईरान की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाता है, उसके व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। 95 में अगर आते हैं तो देखते हैं तेल और गैस सेक्टर में जो भी अमेरिकी कंपनियां हैं उन्होंने पूरी तरह से निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि अब ईरान से किसी भी तरह का तेल भी आयात नहीं किया जाएगा। आगे चल के देखते हैं 2006 से 2010 के बीच में परमाणु कार्यक्रम को लेकर के प्रतिबंधों को और ज़्यादा कठोर बनाया जाता है। बैंकिंग, हथियार की तकनीक से जुड़े हुए सेक्टरों पर पूरी तरह से उनको टारगेट किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 2015 में परमाणु समझौता, जहां पर एक ज्वाइंट समझौता बनाया जाता है रशिया, जर्मनी, चीन, इन देशों की मध्यस्थता से, इसमें फ्रांस भी शामिल था और वहां पर और अमेरिका भी था। तो इनके बीच वार्ता होती है और IAEA के सिस्टम के तहत ईरान तैयार हो जाता अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की निगरानी के लिए। लेकिन कुछ जगह पर उसने कुछ प्लांट्स पे जब निगरानी करने से रोक लगा दी, वहां पे जो इन्वेस्टिगेटर गए थे उनको जाने से रोक लगा दिया, तो फिर से उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं यहाँ पर तो वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप JCPOA से बाहर हो जाते हैं, अमेरिका को बाहर कर लेते कि अब वो शांति वार्ता में बिल्कुल नहीं है और दोबारा से ईरान के ऊपर कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। ईरान का एक वक्त में प्रतिदिन का तेल का निर्यात होता था 25 लाख बैरल, जो कि घट करके मुश्किल से 5 से 7 लाख पर डे बैरल पर आ गया। कुल मिलाकर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तबाह हो गई। इसके बाद 2024 में अमेरिका ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर भी कार्रवाई की और भारत ने उसके पश्चात लगातार ईरान से अपने व्यापार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी नज़दीकी थी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। अगर हम बात करें तो उसके असर को हम देखें तो 2018 के पश्चात से ही भारत ने लगातार ईरान के साथ जो हम तेल मंगवाते थे ईरान से, उसे लगातार कम करता चला गया। और अब एक और घोषणा कर दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान के साथ व्यापार अगर कोई करता है तो उसके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ भी वे इम्पोज करेंगे। अगर बात की जाए भारत की तो भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगता था, 25% की पेनल्टी लगती थी, तो 50%। अब अगर ईरान से अगर हम कुछ व्यापार करते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहाना मिल जाता, तो भारत के ऊपर इस तरह से 75% तक का टैरिफ अप्लाई होगा। जो भारतीय सामान अगर जाते हैं अमेरिका तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी दिख रही हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एकदम उग्र होकर के यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने वालों के, प्रदर्शनकारी को साफ साफ समर्थन दे रहे हैं कि मदद रास्ते में है, आप तख्ता पलट कर दीजिए, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लीजिए। स्थिति धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाती हुई दिख रही है। अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव लगातार है। अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला से जाने वाले एक तेल के टैंकर को जब रोका, जिस पर रूस का झंडा लगा था, तो वहां तनाव बढ़ा। यूक्रेन को लेकर के तनाव बढ़ा हुआ है, चाइना को लेकर के तनाव बढ़ा हुआ ग्रीनलैंड को वे इसलिए लेना चाहते क्योंकि ग्रीनलैंड पर चाइना और रशिया लगातार वहां पे अपना प्रभाव बढ़ाते चल रहे हैं। तो ऐसे में साफ साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं, भविष्य में ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी स्थितियां ना बढ़ें। जो भी तनाव की स्थितियां हैं, ये धीरे धीरे करके इस तनाव को कम किया जाए। भले ही ईरान में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ की सरकार को इस बात को समझना होगा कि तनाव को कम किया जाए, प्रदर्शनकारी के ऊपर अत्याचार ना किए जाए और अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर के समझौते पर वार्ता की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको ईरान की समस्या क्या है इस पर एक समझ बनी होगी। अमेरिका क्यों आगे बढ़कर के इस तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहा है, इन सभी बातों को आप समझ पाएंगे। अब तक आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कीजिए और अपनी लर्निंग की जर्नी को ऐसे ही जारी रखिए। हम मिलते हैं अगले दिन एक नए मुद्दे में, एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस।